तो बच्चों क्या हो अगर आपको एक ही क्लास में ऐसे प्रश्न मिल जाए जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन जिनके ऑप्शन में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं और मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। बताइए, अपना आंसर देते हुए चलिएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो उषा प्रेमवदा नहीं होगा, मृदुला गर्ग नहीं होगा, कृष्णा सोबती नहीं होगा। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर सही है, मन्नू भंडारी के द्वारा महाभोज की रचना की गई। उषा प्रेमवदा की बात करें, इनका महत्वपूर्ण इन रचना की बात करें, फिर बसंत आया, फिर बसंत फिर बसंत आया, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मृदुला गर्ग की बात करें, मिलजुल मन, मिलजुल मन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मिलजुल मन। कृष्णा सोबती की बात करें, जिंदगी नामा, कई बार एग्जाम में पूछी गई, जिंदगी नामा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैशाली की नगर वधु किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा। आपको बताना है कि वैशाली की नगर वधु किसका उपन्यास है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो जैनेन्द्र कुमार का नहीं है, अमृतलाल नागर का नहीं है, भगवती चरण वर्मा का नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर 3 सही है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा वैशाली की नगर वधु का क्या है, उपन्यास की रचना की गई। अगर हम बात करें जैनेन्द्र कुमार की तो नीलम देश की राजकन्या, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अमृतलाल नागर की बात करें, अमृत और विष, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भगवती चरण वर्मा की बात करें, चित्रलेखा, इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी, ये कथन किसका है? रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, परशुराम चतुर्वेदी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण कथन किसका है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कथन किसका है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, परशुराम चतुर्वेदी नहीं होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं होगा। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया है। और किसके बारे में कहा गया है? तो ये इन्होंने रसखान जी के बारे में कहा है कि इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी है। ये किसके बारे में कहा है? रसखान जी के बारे में कहा है। किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो हिंदी गद्य का पिता में इन्हें कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक भी इन्हें कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं वैदेही हिंसा, हिंसा न भवतु, भारत दुर्दशा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, बकरी सभा, बंदर विलाप इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, और नील देवी भी इन्हीं के द्वारा रचित रचनाएं। रसखान जी की बात करें, प्रेम वाटिका की रचना इनके द्वारा की गई। अगर हम परशुराम चतुर्वेदी की बात करें, कबीर साहित्य की परख, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर हम बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, परिमल, राम की शक्ति पूजा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आज की क्लास से आपको वो सब मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक देखते चलना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, आज छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, या श्रीधर पाठक में। बताइए, अगर हम बात करें छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 2 सही होने वाला, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। अगर हम यहाँ पर बात करें सुमित्रा नंदन पंत की, अगर पल्लव, उच्छ्वास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। निराला जी की बात करें, परिमल, कुकुरमुत्ता इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। श्रीधर पाठक की बात करें, एकांतवासी योगी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव का, राम का, कृष्ण का, या विष्णु का। आपको बताते हुए चलना है कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो शिव का नहीं किया है इन्होंने, कृष्ण का नहीं किया है, विष्णु का नहीं किया। इनकी रचनाओं में किसका वर्णन किया गया है? राम जी का इनकी रचनाओं में वर्णन किया गया है। अगर हम महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तुलसीदास जी की तो इनका महाकाव्य रहा है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, राम आज्ञा प्रश्न, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। कभी कभी यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तो अवधी भाषा में लिखा गया, इनका महत्वपूर्ण महाकाव्य है। नेक्स्ट है हमारा छठा क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं रैदास, मलुकदास, गुरु नानक, कबीरदास। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्तियां किसके द्वारा रचित है। अगर हम इन महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात करें तो पहले ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सही है, रैदास जी के द्वारा इनकी रचना की गई। मलुकदास जी की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, मलुक परिचय, मलुक शतक, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कबीरदास जी की बात करें, साकी शबद रमैनी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। गुरु नानक जी की बात करें, जपू जी साहेब, आशा दीवार, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? 11, 12, 16 या 18। बताइए, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो 11 मात्राएं नहीं होती, 12 मात्राएं नहीं होती, 18 नहीं होती। ऑप्शन यहाँ पर 3 सही है,
चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। अगर हम चौपाई छंद की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि चौपाई छंद किस तरह का यहाँ पर छंद है। तो ये क्या है? एक सममात्रिक छंद है। चौपाई छंद की बात करें तो क्या है? सममात्रिक छंद है। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सममात्रिक छंद कौन सा है? चौपाई छंद। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। आपने सुना भी होगा, इसकी सुबह सुबह आरती में भी ये यहाँ पर पंक्तियाँ गाई जाती है। आपने मंदिरों में भी खूब सुनी होगी ये पंक्तियाँ कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? बताइए, दोहा, चौपाई, सोरठा या सवेया। ये पंक्तियाँ मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा और ये इनका यहाँ पर डेली यूज भी होता है। आपने मंदिरों में भी ये पंक्तियाँ सुनी होगी, आरती के समय ये पंक्तियाँ चलाई जाती है। बताइए, अगर हम बात करें ऑप्शन की तो दोहा छंद नहीं होगा, यहाँ पर सोरठा नहीं होगा, सवेया नहीं होगा। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर दो सही है। चौपाई क्या होती है? इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। अगर हम चौपाई छंद की बात करें तो कैसा यहाँ पर छंद है? तो सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य रस में, शांत रस में, अद्भुत रस में या विभत्स रस में? यहाँ पर आपसे स्थायी भाव पूछा गया है विस्मय, तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस रस का ये स्थायी भाव है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो हास्य रस का नहीं है, शांत रस का नहीं है, विभत्स रस का नहीं है। तो ये स्थायी भाव किसका है? विस्मय क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अगर हम हास्य रस के स्थायी भाव की बात करें तो हास क्या है? इसका स्थायी भाव है। शांत रस की बात करें तो निर्वेद इसका क्या है? निर्वेद क्या है? इसका स्थायी भाव है। विभत्स रस की बात करें तो जुगुप्सा इसका क्या है? जुगुप्सा इसका क्या है? स्थायी भाव है। स्थायी भाव से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा, कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, अपना आंसर देते हुए चलिएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो शिष्य नहीं होगा, आश्रमवासी नहीं होगा, विद्यार्थी नहीं होगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अंतेवासी। अगर हम बात करें शिष्य के तो किसी गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? शिष्य कहा जाता है। विद्यार्थी की बात करें, वह जो शिक्षक से किसी प्रकार की शिक्षा पाता है उसे क्या कहा जाता है? विद्यार्थी कहा जाता है। आश्रमवासी की बात करें, मठ या आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आश्रमवासी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, उन्हें एक पुत्र है, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है। उनको एक पुत्र है, ये भी हमारा गलत है। उनके एक पुत्र है, ये भी गलत है। उनका एक पुत्र है, ये क्या है? हमारा शुद्ध रूप है वाक्य का। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है? उज्ज्वल, उत्जल, उज्ज्वल, उत्ज्वल। आपको यहाँ पर बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा, कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें पहले ऑप्शन की तो उज्ज्वल ये गलत है। बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है, चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत है। उज्ज्वल हमारे यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला ये सही है। दोनों ही ज के आएंगे, आधे आएंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये क्या है? गलत है। तो यहाँ पर उज्ज्वल हमारा तीसरा ऑप्शन में सही है। उज्ज्वल का अगर हम अर्थ की बात करें तो शुद्ध, साफ, स्वच्छ इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम या संकर। बताइए, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? अगर हम बात करें गड़बड़ घोटाला की तो तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है, संकर नहीं है। तो ये कैसा शब्द है? गड़बड़ घोटाला। तो ये क्या है? देशज शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो देश में आम बोलचाल भाषा में क्या बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाए? देशज शब्द कहा जाए। यानी कि ऐसे शब्द जो साधारण बोलचाल की भाषा में विभिन्न बोलियों के रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, खटिया, ये क्या है? लोटा, खटिया, गड़बड़, घोटाला, ये क्या है? सभी ये क्या है? देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है? अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, अत्यधिक बोलना, संभल कर न चलना,
अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो अत्यधिक बोलना नहीं होगा, संभल कर न चलना ये नहीं होगा, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना ये भी नहीं होगा, तो अल्पज्ञ द्वारा गर्व का प्रदर्शन करना, ये क्या है, इसका ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना, अदूरदर्शी होना। आपको यहाँ पर पूछा गया कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो छिद्रान्वेषी नहीं होगा, समदर्शी नहीं होगा, अदूरदर्शी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होने वाला है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है, अनपढ़ होना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋजु शब्द का विलोम है वक्र, तक्र, सीधा या विरल। ये कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि ऋजु शब्द का विलोम क्या है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो तक्र नहीं होगा, सीधा नहीं होगा, विरल नहीं होगा, तो ऋजु शब्द का अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो क्या होगा, पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सही है। वक्र क्या है, इसका विलोम शब्द है। अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, विलोम शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनयकार्थी शब्द है, सारंग, नारंग, सारंग या सड़ंग। आपको यहाँ पर बताना है कि सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनयकार्थी शब्द है। ऑप्शन की बात करें नारंग नहीं होगा, सारंग भी नहीं होगा, सड़ंग भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा पहला ही सही है। ये सभी अनयकार्थी शब्द किसके हैं, ये सारंग के अनयकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते ही चलेगा, कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है मतैक्य। आपको यहाँ पर संधि पूछी गई किस संधि का उदाहरण है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो गुण संधि का उदाहरण नहीं है, यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही है। वृद्धि संधि का क्या है, मतैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है अभिज्ञ, अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, जानकार, ना जानकार, अगम्य, गम्य। आपको पूछा गया अभिज्ञ, अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, अज्ञान ज्ञानी नहीं होगा, ज्ञानी पढ़ना नहीं होगा, अगम्य गम्य नहीं होगा। ऑप्शन हमारा 3 सही है। जानकार, ना जानकार, इसका क्या है अर्थ है। अभिज्ञ का अर्थ क्या है, जानकार, और अनभिज्ञ का क्या है, ना जानकार। यह अर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। आपको बताना है कि हिंदी नई चाल में ढली ये किसके द्वारा कहा गया है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, ये महत्वपूर्ण कथन है, कितने एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सही है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का पिता में कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं वेदिकी, हिंसा, इंसान भवती, भारत दुर्दशा भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक के फूल, कुटुजी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, चिंतामणि, सूरदास इनकी महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, विचार और विवेचन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आज की क्लास के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देते हैं और नए क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हें वही क्वेश्चन यहाँ पर उठाता है और ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। आप जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उनको छोड़ देते हैं। तो आपको जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उन्हें ज़्यादातर देखते हुए चलना है। अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की तो यहाँ पर पूछा गया है कि कवियों का कवि किसे कहा गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो धर्मवीर भारती नहीं होगा, रघुवीर सिंह नहीं होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर 2 सही है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। किसे कहा गया है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। धर्मवीर भारती की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं ठंडा लोहा। रघुवीर सिंह की बात करें, मालवा में युगांतर, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें, खूंटियों पर टंगे लोग, महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई। अगला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र। आपको बताना है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है। अगर हम बात करें ऑप्शन की
तो यहाँ पर गोविंदास नहीं होगा, भीष्म साहनी नहीं होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर 3 सही है। मोहन राकेश के द्वारा आषाढ़ का एक दिन की रचना की गई। सेठ गोविंदास की बात करें, होनहार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भीष्म साहनी की बात करें, तमस बसंती इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर हम यहाँ पर बात करें लक्ष्मी नारायण मिश्र की, अंतर जगत इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। गरुड़ ध्वज भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगला देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक मुझे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां है, आपको बताना है कि ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है। श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है और कई बार एग्जाम में पंक्तियां पूछी गई है। अगर हम बात करें, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ये पंक्तियां कहाँ से, किस कविता से ली गई है? तो पुष्प की अभिलाषा कविता से ली गई है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये पंक्तियां किस कविता से ली गई है। अगर हम बात करें पांडे जी की, तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं ग्रंथावली इनके द्वारा लिखी गई है। सोहनलाल द्विवेदी की बात करें, भैरवी, चेतना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर हम बात करें बालकृष्ण शर्मा नवीन की, कुमकुम, ऐपलक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाले। आपको बिसल देव रासो के रचयिता का नाम यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम बात करें बिसल देव रासो की रचना किसके द्वारा की गई है, तो बिसल देव रासो की रचना नरपति नाले के द्वारा की गई। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा सही होने वाला है। जगनिक की बात करें तो परमाल रासो की रचना किसके द्वारा की गई? जगनिक के द्वारा की गई। चंद्रवरदाई की बात करें, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई के द्वारा की गई। दलपति विजय की बात करें, खुमाण रासो की रचना दलपति विजय के द्वारा की गई। तो बिसल देव की रचना किसके द्वारा की गई? नरपति नाले के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी अपभ्रंश या प्राकृत। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अगर हम बात करें हिंदी भाषा की उत्पत्ति की, तो वैदिक संस्कृत से नहीं हुई है, लौकिक संस्कृत से नहीं हुई, प्राकृत से नहीं हुई, सौरसेनी अपभ्रंश से क्या हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगर हम बात करें हिंदी भाषा की लिपि की, तो देवनागरी लिपि किसकी है? हिंदी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट हमारा, वागजाल का संधि विच्छेद होगा। वागधन जाल, वागधन जल, वागधन जल, वागधन जाल। आपको बताना है कि वागजाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। ऑप्शन पहला ही हमारा यहाँ पर सही है। वागधन जाल क्या होगा? वागजाल का सही संधि विच्छेद होगा। अगर हम वागजाल की बात करें, इसमें कौन सी संधि है? यहाँ पर व्यंजन संधि है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। आपको यहाँ पर बताना है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो संख्यावाचक विशेषण नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। यहाँ पर क्या है? नीली साड़ी, ये क्या गया है? साड़ी का गुण बताया गया है कि साड़ी कैसी है, तो साड़ी कैसी है? नीली है। तो इसका क्या बताया गया है? गुण बताया गया है। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हमारा, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको बताना है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर दूसरा भगवती चरण वर्मा नहीं होगा, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं होगा। संस्कृति के 4 अध्याय ये महत्वपूर्ण रचना किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। भगवती चरण वर्मा की बात करें, चित्रलेखा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, हिम तरंगिणी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। हिम तरंगिणी पर इन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें, वीरों का केसव वसंत, झांसी की रानी की इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर हम बात करें अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, हरिभद्र सूरी। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो शालिभद्र सूरी नहीं होगा, स्वयंभू नहीं होगा, हरिभद्र सूरी नहीं होगा। ऑप्शन पहला ही हमारा यहाँ पर सही है। पुष्पदंत क्या है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। अगर हम शालिभद्र सूरी की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भरतेश्वर, बाहुबली, रास कई बार एग्जाम में पूछी गई। स्वयंभू की बात करें, पयूम चरियू इनकी महत्वपूर्ण रचना कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हरिभद्र सूरी की बात करें तो योग बिंदु क्या है? इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर 30, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता है? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे, धर्मवीर भारती। आपको बताना है कि वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो वीरों का कैसा हो वसंत ये रचना किसकी है? तो केदारनाथ सिंह की नहीं है, अज्ञे जी की नहीं है, धर्मवीर भारती की नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना क्या है? वीरों का कैसा हो वसंत। इनके द्वारा महत्वपूर्ण रचना कविता लिखी गई है झांसी की रानी। झांसी की रानी की तो पंक्तियां भी पूछी जाती है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे लो हर मुँह के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो फ्रेंड्स ये पंक्तियां भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो वीरों का कैसा हो वसंत किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है और झांसी की रानी भी इन्हीं के द्वारा रचना की गई है। अगर हम बात करें केदारनाथ सिंह की, तो जमीन पक रही है इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अज्ञे जी की बात करें कितनी नाव में कितनी बार, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछी गई है। धर्मवीर भारती की बात करें अंधा युग, इनकी महत्वपूर्ण रचना है कि ये भी कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 और हमारी क्लास का फ्रेंड्स ये अंतिम क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि भाव विलास के रचयिता कौन है? देव, बिहारी, घनानंद या केशव। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये भी, आपको बताना है कि भाव विलास के रचनाकार कौन है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो बिहारी नहीं है, घनानंद नहीं है, केशव नहीं है। तो भाव विलास की रचना किसके द्वारा की गई? तो देव के द्वारा की गई। ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें केशवदास जी की, तो रामचंद्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई। बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई। घनानंद जी की बात करें तो सुजान सागर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर लिखें। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। आप हमें ज़रूर बताया करें कि हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।